नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं मंडी परिषद भर्ती से रिलेटेड मॉडल पेपर की, जो कि सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, तो इसे लगाइए और देखिए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आपको जो नहीं आता है उन्हें नोट करिए, और जो आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के समस्त राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मंडी परिषद का पेपर आपका यूपी से रिलेटेड है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसमें दोस्तों है इसका उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। फर्स्ट पे आपका है राजस्थान, ठीक है। सेकंड पे है आपका मध्य प्रदेश यानी एमपी। थर्ड पे है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये चारों याद कर लीजिएगा कि फर्स्ट पे राजस्थान है, सेकंड पे एमपी, थर्ड पे महाराष्ट्र और चौथे पे अपना यूपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में राज्य ललित कला अकादमी अवस्थित है? तो ये कौन सा आंसर होगा इसका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो किसका जन्म आगरा में हुआ था? ऑप्शन डी, मिर्जा गालिब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? आपकी सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी थी आपकी फर्स्ट महिला सीएम थी जो कि, और यहाँ पर श्रीमती सरोजनी नायडू आपकी फर्स्ट राज्यपाल थी। ठीक है, राज्यपाल और गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया है, तो इस क्वेश्चन को बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस झील का विस्तार आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है? तो ये आपके ऑप्शन रहे, आप इसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा सामान्य ज्ञान का, तो उसमें बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, बायोटेक पार्क जिसे बोलते हैं, और ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। साखी सबद रामायणी निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख कृति है? तो इसका आंसर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में उल्लेखित 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में अवस्थित था? ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट यही है कि पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन में कि अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का वर्णन है। तो आपको पता होना चाहिए 16 महाजनपदों का वर्णन है। दूसरा, बौद्ध साहित्य जो अंगुत्तर निकाय है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये भी ध्यान रखिएगा। और थर्ड क्वेश्चन जो ये है जिसके बारे में अब मैं पूछ रहा हूँ, महाजनपद दक्षिण भारत में अवस्थित है, तो इसमें से कौन सा है आपका? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, असमक। ठीक है, ये आपका साउथ इंडिया में पड़ता है, जबकि कंबोज आपका पाकिस्तान में पड़ता है। जो अगर आपको ये नहीं आते हैं तो मैं जो बता रहा हूँ आप इसे नोट करते चलिए, क्योंकि पेपर में एज इट इज़ इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चेदी आपका अभी के बुंदेलखंड में, भारत में बुंदेलखंड में पड़ता है, यूपी में ही है ये। और मत्स्य आपका राजस्थान में पड़ता है वर्तमान में। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों को पता होने चाहिए। कंबोज आपका पाकिस्तान में है, चेदी बुंदेलखंड में, मत्स्य आपका राजस्थान, असमक आपका साउथ इंडिया में है। ठीक है, तो ये सारे या नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 40 गुलाम सरदारों का गुट अर्थात तुर्कान चहलगानी संगठन की स्थापना किस शासक ने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती ने, आप लोग जानते होंगे। और इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिए यहाँ पर कि इन्हें मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग भारत का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आया है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद मोतीलाल नेहरू एवं CR दास के नेतृत्व में एक नई पार्टी का गठन हुआ था जो थी, तो ये पार्टी का नाम बताना, ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी, यह है आपका ऑप्शन बी। और ये कब गठित हुई थी? तो ये हुई थी 1923 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ज़रूर लिख लीजिएगा, सन आप ईयर लिख लीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत बार पूछता है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों नहीं है पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मैं हर वीडियोज़ में अपने यही बताता हूँ, नहीं है कि क्वेश्चन 100 में से 12 लड़के ऐसे होते हैं जो कम से कम गलत करके आते हैं क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। नील दर्पण का दीन बिंदु बिल्कुल सही है। अभ्युदय का मदन मोहन मालवीय बिल्कुल सही है। गोरा का महात्मा गांधी बिल्कुल गलत है दोस्तों। गोरा की रचना की थी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और एक इनकी और इम्पोर्टेंट रचना थी, उसका नाम था गीतांजलि, गीतांजलि, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों गोरा और गीतांजलि दोनों याद रख लीजिएगा। और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन चारों के नाम जो मैंने बताए हैं सभी के नाम नोट कर लीजिएगा। ये एक्सेप्ट ये गलत है तो आपको यही टिक करना होगा क्योंकि महात्मा गांधी जी ने गोरा की रचना नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये कौन थे आपके? ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको जो नहीं आते हैं या जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तो उसे नोट करते ज़रूर चलिए क्योंकि पेपर में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति का पूछा है तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी कुंडलवन, ठीक है। बाकी का भी आप लोग जान लीजिए। और हाँ, इनके अध्यक्ष जो थे वो थे आपके वसुमित्र। लास्ट वाले का अध्यक्ष अक्सर पूछता है तो आपको बताना होगा कि इनकी जो अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र ने की थी। बाकी इसका ऑर्डर पूछ सकता है कि पहला कौन था, तो पहला राजगृह में हुआ था, ये हो जाएगा आपका पहला राजगृह में। दूसरा आपका वैशाली में हुआ था। तीसरा आपका पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा कुंडलवन में हुआ था, जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चारों आपको पता होना चाहिए ऑर्डर कि कौन से कब कब हुए थे, ठीक है। राजगृह में पहला हुआ, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राज्यपाल को पदमुक्त किया जा सकता है, तो राज्यपाल को पदमुक्त कौन कर सकता है? राष्ट्रपति के आदेश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपके पेपर्स में भी ज़रूर आएंगे, तो ये इन्हें तैयार कर लीजिए। तो बात कर लेते हैं, स्थायी सदस्य पूछा है तो वो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, ये थे अस्थायी सदस्य अध्यक्ष, सॉरी अस्थायी अध्यक्ष थे। ये मात्र 2 दिन के लिए बनाए गए थे, 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बना दिया गया था संविधान सभा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का उल्लेख है? तो दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ठीक है। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 24 घंटे बालकों को, मतलब ये जो लड़के होते हैं इनको काम करना मना है, 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये ट्रिक है मतलब याद करने की। बाकी आप लोग को याद ही होगा, बहुत से लोगों को याद होगा क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता रहता है, ठीक है। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि 24 घंटे काम करने के लिए मना कर दिया गया। और हाँ दोस्तों, ये उम्र भी पूछ सकता है, तो 14 से कम वर्ष के बच्चों के लिए ये नियम है, ठीक है। 14 से कम वर्ष के बच्चों के लिए आर्टिकल 24 में ऐसा प्रावधान है कि उनको कारखानों आदि में काम करने से मना किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 552। ठीक है दोस्तों, यही आंसर होगा 552। वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 280, मतलब आर्टिकल 280। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसकी अगुवाई में आर्थिक पूंजी ढांचे पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? तो पूछा गया किसकी अगुवाई में, मतलब इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं आपके ऑप्शन ए बिमल जालान, और इसके उपाध्यक्ष कौन है? राकेश मोहन। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछे, अगर अध्यक्ष पूछता है या अगुवाई पूछता है तो आप बिमल जालान लगाएंगे, उपाध्यक्ष पूछता है तो राकेश मोहन हो जाएंगे। ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का, जिसे आरबीआई हम लोग बोलते हैं, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1949 में। ठीक है, 1949 में आरबीआई का जो था राष्ट्रीयकरण हुआ था। और एक इम्पॉर्टेंट ईयर और आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे, कि इस्टेब्लिश कब हुआ था। इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये हुआ था 1935 में, मतलब ये बना कब था? इसे बनाया गया था 1935 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, या तो ये पूछता है या तो राष्ट्रीयकरण, जो कि 1949 है। तो आप दोनों याद रखिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीएसटी क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, कारपोरेट टैक्स है, या नगर निगम कर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव विकास सूचकांक 2018 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? मानव विकास मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, जिसे HDI भी बोलते हैं। तो इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नॉर्वे। और भारत का कौन सा स्थान है इसमें? क्योंकि भारत से रिलेटेड पूछ सकता है कि भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान है इसमें 130, मतलब 130 है। तो ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पुस्तक दी रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर में किसके भाषणों का संग्रह है? तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये तैयार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 26 सितंबर 2018 को जारी वर्ष 2018-19 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? तो ये कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 141.59। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ज़रूर पूछा जा सकता है आपके पेपर में, क्योंकि मंडी परिषद से रिलेटेड है। तो मंडी, फल, सब्जी, खरीफ, रबी, इन सबसे एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भारत का सर्वाधिक दाल उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि से संबंधित आयोग कौन सा है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि से संबंधित आयोग कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है, वह क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होम पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का लोक नृत्य है? तो असम राज्य का लोक नृत्य कौन सा है आपका? ये हो जाएगा ऑप्शन ए बिहू। ठीक है, बाकी का भी आप जान लीजिए। गरबा होता है आपका गुजरात का होता है, और भांगड़ा होता है आपका पंजाब का। ठीक है, बिहू आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, असम का है, जो कि मैंने बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक नहीं थे? तो इनमें से कौन से नहीं थे? इनमें से आपके हैं अमजद अली खान। ठीक है, ऑप्शन डी, ये अमजद अली खान सितार वादक नहीं है। तो ये क्या हैं? ये हैं सरोद वादक। ठीक है, सरोद वादक हैं, और बाकी ये तीनों ही आपके क्या हैं? सितार वादक हैं। ठीक है।
तो तीनों के नाम याद रखिए, कई बार अक्सर पूछ लेता है, तो ये आपको तीनों नाम याद होने चाहिए। और अमजद अली खान जो कि सरोद वादक है, इनका भी नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पुणे में है। ठीक है। राकेश शर्मा की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है? तो ये किस क्षेत्र में है? ये है ऑप्शन सी, अंतरिक्ष में। ठीक है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में है? तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है आपका ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर भारत में नहीं है? मतलब कौन सा पर्वत है जो पूर्वोत्तर भारत मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं है? तो इसमें मिकिर आपका नॉर्थ ईस्ट में है, पटगाई बूम भी है, मिस्वी भी है, धौलाधार नहीं है। तो आपका नहीं है पूछा था, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो धौलाधार कहाँ पे है आपका? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, धौलाधार श्रेणी आपकी हिमाचल प्रदेश में है, बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट के ही दिए हुए हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, बिहार। वैसे अगर देखा जाए सर्वाधिक स्टेट के मामले में इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया था इसलिए बिहार हो गया, नहीं तो आपका आंसर होता है यूपी। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में पाई जाती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड नंबर पे आप बिहार का ही लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन बाल्टिक राज्य के रूप में जाना जाता है? दोस्तों ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है और ये 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप याद रख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। बाल्टिक राज्य के रूप में जाना जाता है तो एस्टोनिया को भी जाना जाता है, लिथुआनिया को भी जाना जाता है और लाटविया को भी जाना जाता है। मतलब कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आप तीनों नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं मिलेगा कि उपयुक्त सभी रहेगा, कई बार दूसरी कंट्री भी कर देगा, तो आपको ये तीनों नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? दोस्तों नहीं है पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, पटना। क्योंकि सलेम, दुर्गापुर, जमशेदपुर ये सभी लौह इस्पात से रिलेटेड हैं, जिनकी अगर मैं अलग अलग बात करूं तो जमशेदपुर आपका हो जाएगा टाटा स्टील का प्लांट है यहाँ पे। सलेम और दुर्गापुर में आपका सेल है। सेल आप लोगों को पता होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सेल है। तो ये तीनों ही जगह जमशेदपुर, सलेम और दुर्गापुर लौह इस्पात के केंद्र माने जाते हैं, जबकि पटना में नहीं माना जाता है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी निर्णयकर्ता की विशेषता नहीं है? मतलब जो प्रभावी निर्णय करता है उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पहल होना चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए कि मतलब दूसरों की बातों को भी सुने और उसके अकॉर्डिंग काम करे, मतान्धता ही एक ऐसा है विशेषता कि जो नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका आंसर यही सही होगा, मतान्धता मतलब अपने मत को ही सर्वोपरि रखना, मतलब अपनी ही बात मानना, दूसरों की कुछ बिल्कुल भी ना सुनना, कि मैंने जो निर्णय ले लिया वो चाहे गलत हो सही हो, यही सही है। ठीक है। तो ये चीज़ ही सबसे गलत होती है, बाकी तीनों चीज़ें आपकी सही थी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा था नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा यही वाला, डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसने महिला सशक्तिकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल नारी का उद्घाटन किया है? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? सी, मेनका गांधी। और मेनका गांधी आपकी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में अटल बिहारी मेमोरियल पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, झारखंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी नोट कर लीजिएगा। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, मॉरिशस। ठीक है। हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया?
ठीक है, तो ये कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बलेंस। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। और एक इम्पॉर्टेंट इसके बारे में और नोट कर लीजिएगा कि अब यूनेस्को में इसको ऐड करने के बाद, इस स्थल को ऐड करने के बाद टोटल इंडिया के 37 स्थल हो गए। ठीक है, यूनेस्को स्थल जो हो गए इंडिया के, वो टोटल स्थल जो है वो 37 हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ऐड करने के बाद, ये भी याद रखिएगा, इसे ऐड करने के बाद 37 स्थल हो गए टोटल यूनेस्को में इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूएफओ चैंपियंस लीग 2017-18 का खिताब लिवरपूल को हराकर किस टीम ने जीता? ठीक है, तो किस टीम ने जीता इसे ऑप्शन डी, रियल मैड्रिड ने जीता। ठीक है, इसके बारे में और एक इम्पॉर्टेंट आप याद रखिए कि ये मैच रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल के बीच में हुआ था, जो कि यहाँ ऑप्शन में दिया, लेकिन आपको दोनों याद करना होगा क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में ये ना दिया जाए। ठीक है, तो लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड हुआ था, जिसमें रियल मैड्रिड जीत गए थे। और फिर क्या हुआ था, ये किस देश में खेला गया था? तो ये कहाँ पे हुआ था? यूक्रेन में खेला गया था। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यूपी से रिलेटेड पेपर में यूपी का तो ज़रूरी पूछा जाएगा और ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो ये कितनी लंबाई है इसकी लंबाई है ऑप्शन बी 135 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यूनेस्को ने हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ में शामिल कुंभ मेला को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। निम्न में या किस जगह पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता? दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं ये बता दूं, इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसे टाइटल कौन सा मिला है, तो आप ये याद कर लीजिएगा, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का टाइटल मिला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर नहीं किया जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो प्रयागराज में किया जाता है, उज्जैन में किया जाता है, हरिद्वार में किया जाता है, देवप्रयाग में नहीं किया जाता। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और एक जगह और किया जाता है, उसे भी आप लोग पता ही होगा आप लोगों को, तो उसे भी नोट कर लीजिए अगर नहीं पता है तो। नासिक में होता है। ठीक है, नासिक में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौथी ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक 2018 कहाँ संपन्न हुई? ठीक है, तो ये कहाँ पे संपन्न हुई? ऑप्शन सी, डरबन में, जो कि साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म कौन सी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे देख लीजिए। ये कौन सी हो जाएगी आपकी? ऑप्शन बी, गोल्ड मूवी, जो कि अक्षय कुमार इस मूवी में है, आप लोगों ने देखी होगी। तो अक्षय कुमार इस मूवी में, ये पहली बॉलीवुड फिल्म है। लेकिन अगर आपसे पूछे पहली टॉलीवुड मूवी कौन सी है, तो वो हो जाएगी काला, जो कि जिसमें कि रजनीकांत थे मूवी में। ये पहली मूवी थी। अगर सिर्फ आपसे पूछे, देखिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। अगर पूछे बॉलीवुड फिल्म तो वो आपकी होगी गोल्ड, लेकिन सिर्फ पूछे कोई पहली भारतीय फिल्म जो कि साउथ अफ्रीका में सबसे पहले दिखाई गई, रिलीज हुई है, तो वो हो जाएगी आपकी काला, जो कि रजनीकांत की मूवी है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए पहली टॉलीवुड, तो ये भी टॉलीवुड ही होगी, काला मूवी ही होगी। क्यों? क्योंकि टॉलीवुड जो होती है, मैं बता दूं, बॉलीवुड और टॉलीवुड अलग है। टॉलीवुड साउथ इंडिया की मूवीज़ को बोलते हैं टॉलीवुड। ठीक है, तो ये टॉलीवुड मूवी थी, बॉलीवुड नहीं थी। क्योंकि यहाँ बॉलीवुड पूछा गया तो आप बॉलीवुड में गोल्ड लगाएंगे। टॉलीवुड या पहली भारतीय फिल्म पूछे सऊदी अरब में रिलीज होने वाली, तो आप काला लगाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एशियाई खेलों में शूटिंग में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, तो वो कौन सी हैं? ऑप्शन बी, राही सरनोबत। बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल से रिलेटेड भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
10 जुलाई 2018 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक। नवाचार सूचकांक दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसे बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें पूछा है भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का इसमें कौन सा स्थान है, ऑप्शन सी 57वां। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन ये, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मंडी परिषद भर्ती से रिलेटेड सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर था ये। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोस मिलने वाले हैं। ऑलरेडी हमने मंडी परिषद से रिलेटेड 35+ वीडियो डाल रखी हैं, एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग और भी अदर वीडियोस। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। और हिंदी से रिलेटेड ट्रिक्स की वीडियो भी हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो डाल रखे हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं, जो कि आपको मंडी परिषद से रिलेटेड पेपर में बहुत ही फ़ायदा करेंगे। और वो पक्का है कि उनसे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आप लोग उन्हें ज़रूर देखिए ट्रिक्स के वीडियोज़ को। और अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है या सजेशन है तो आप उसे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का जवाब दें। और आप लोग ज़रूर ये बताइएगा कि ये सीरीज़ जो हम आप लोगों के लिए लाए हैं मॉडल पेपर की, आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम आगे भी मॉडल पेपर को कंटिन्यू करेंगे और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे और मैथ्स और रीजनिंग इन सब में भी लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।